हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम जून 2015 का पेपर देख रहे थे और फाइनली ये इसका लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 का, जिसको हम आज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये जून 2015 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसके और क्वेश्चन देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है हमें, ये कौन सी यूनिट का है, यूनिट नंबर 5 का है। ठीक है, सो इस यूनिट में ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि एक समर एयर कंडीशनिंग के लिए हमें बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो जैसे आजकल गर्मियाँ चल भी रही हैं। ठीक है, तो आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस बेड बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है, और इनसाइड का जो टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है वो कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये के एच पता नहीं कौन सी यूनिट है, बेसिकली ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, तो रूम सेंसिबल हीट गेन दिया हुआ है, रूम लेटेंट हीट गेन दिया हुआ है, बाईपास फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमें डाटा दिया हुआ है, रिटर्न एयर और आउटसाइड एयर को मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आउटसाइड एयर होती है, हम लोग क्या होता है, हम लोग हमेशा जब भी कूलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जो रूम की एयर होती है उसको लेते हैं। ठीक है, और उसको मिक्स करते हैं आउटसाइड एयर से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारा कॉइल होती है, जो हमारी कूलिंग कॉइल होती है, उसका जो लोड होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ आउटसाइड एयर को लेंगे और उसको कूल करेंगे तो जो कॉइल है उसके ऊपर जो लोड आएगा वो ज़्यादा आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रूम एयर को आउटसाइड एयर से मिक्स करते हैं। ठीक है, और मिक्सिंग कंडीशन क्या है, 4:1, यानी कि 4 टाइम्स रूम एयर लेंगे और 1 टाइम आउटसाइड एयर लेंगे। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल है। सपोज ये एक फ्लो स्ट्रीम है, ये एक फ्लो स्ट्रीम है। ठीक है, और ये आउटसाइड एक स्ट्रीम जा रही है। ठीक है, सपोज यहाँ से मास आ रहा है 2 kg/सेकेंड और यहाँ से मास आ रहा है 1 kg/सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मास कितना जाएगा, 3 kg/सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें एंथैल्पी निकालनी है, एच निकालना है, तो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू, यहाँ पे सपोज ये 0.2 है, ये 0.1 है और ये 0.3 है, तो कितना है, 2 इंटू H2 प्लस 1 इंटू H1 डिवाइड बाय 2+1। ठीक है, तो इस तरह से हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं, 0.3। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। बस अब इसमें मैकेनिकल को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें आउटसाइड की जो कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, 42 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस बेड बल्ब टेम्परेचर। और इन साइड की कंडीशन में क्या दी हुई है, 24 डिग्री सेल्सियस डीवीटी और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों पॉइंट्स को तो एटलीस्ट प्लॉट करके ही आइएगा। ठीक है, मैं तो कहूँगा आप पूरा क्वेश्चन करके आओ, बट अगर नहीं बन रहा है तो आप ये सब चीज़ें प्लॉट करके आओ, तो इससे एग्जामिनर को थोड़ा सा देख के अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28 की लाइन। ठीक है, अब मैं इसमें 28 देख लेता हूँ। ठीक है, ये 30 है, ये 20, ये हो जाएगी हमारी 28 की लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट कर लेते हैं इसको, और ये ठीक है, तो ये 30 है, ये 29 है, 28 है। ठीक है, पहला पॉइंट मार्क हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 24 और 50%, तो 24 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, 24, और 50% कहाँ पे होगा हमारा, ये होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपने मार्क कर लिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट के सामने की एंथैल्पी देख लीजिए कितनी है। ठीक है, 48, और इस पॉइंट के सामने की एंथैल्पी देख लीजिए कितनी है, 90। ठीक है, 90। ठीक है, तो एंथैल्पी देख ली हमने। अब हम क्या करेंगे, 0.3 निकालेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे 0.3। तो 0.3 कैसे निकालेंगे, 4 टाइम्स ऑफ दिस एंथैल्पी कितनी है, 48 प्लस 1 टाइम ऑफ 90 डिवाइड बाय 4+1 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 56.5। ठीक है, ये आ जाएगा 56.5। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ मार्क कर लेंगे। 56, ये 55 है, ये 56.5। ठीक है, जितना ज़्यादा आप एक्यूरेट मार्क करोगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0.3 भी मार्क हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। ये किसका रेशियो होता है, रूम सेंसिबल हीट गेन डिवाइड बाय रूम सेंसिबल हीट गेन प्लस रूम लेटेंट हीट गेन। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये कितना दिया हुआ है, 8200 डिवाइड बाय 82000 प्लस 18000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये कितना आ जाएगा, 0.82। ठीक है, ये आ गया हमारा 0.82। और मैंने आपको एक बात और बताई है, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन को हम किससे ज्वाइन करते हैं, अलाइनमेंट सर्किल से, अलाइनमेंट सर्किल से। और ये सर्किल कहाँ पे लाई करता है, 26 डिग्री सेल्सियस और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ये सर्किल लाई करता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना अलाइनमेंट सर्किल ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। ठीक है, तो अलाइनमेंट सर्किल हमारा कहाँ पे लाई करेगा, 26 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा हमारा 50%। ठीक है, सॉरी ये 60 है, ये है 50%। ठीक है, तो ये हमारा अलाइनमेंट सर्किल हो जाएगा। इस लाइन को हम किससे ज्वाइन कर देंगे, 0.82 से। ये है हमारा 0.82 है, ये हमारा ज्वाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, 0.2 से एक लाइन खींचेंगे जो क्या होगी, पैरेलल होगी इस वाली लाइन के। ठीक है, तो आप एग्जाम में इसके ऊपर एक रूलर स्केल रखिएगा, उसको नीचे की तरफ स्लाइड करिएगा और फिर उससे ये लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे पास रूलर स्केल नहीं है तो मैं बिना उसके ही ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये उतनी अच्छे से नहीं खींची है, तो मैं फिर से इसे कोशिश करके थोड़ी सी और अच्छी खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये खिंच गई, ये इसके पैरेलल लाइन खींच ली हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट 3 है, अब मैं सबसे पहले उसमें क्या मांगा है, सबसे पहले उसने हमसे मांगा है एडिया, एडीपी, एडीपी ऑफ द कॉइल। सबसे पहले उसने हमसे क्या मांगा है, एडीपी ऑफ द कॉइल। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट 3 को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से कि ये यहाँ कहीं पे स्ट्राइक करे। अब ये कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये बात आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है इसमें, हमें उसने बाईपास फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो बाईपास फैक्टर उसने हमें दे रखा है 0.2। ठीक है, और बाईपास फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, बाईपास फैक्टर जो होता है, बाईपास फैक्टर वो किसके बराबर होता है, देखिए मैं यहाँ पॉइंट भी मार्क कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट 1 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट 2 है, ठीक है, ये पॉइंट 3 है, और ये जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है उसको हम लोग पॉइंट 4 कहते हैं। ठीक है, उसको पॉइंट 4 कहते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम भी करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। जहाँ पे भी ये स्ट्राइकिंग हो रही है, ये वाली लाइन जहाँ पे इस वाली लाइन को स्ट्राइक करती है, इस वाले पॉइंट को हम लोग पॉइंट 4 कहते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कौन सा होगा, जहाँ पे ये वाली लाइन जो 3 से लाइन आ रही है, वो जहाँ पे इसको स्ट्राइक करेगी वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, अब बाईपास फैक्टर क्या होता है, T4 माइनस एडीपी डिवाइड बाय T3 माइनस एडीपी। ठीक है, अब एडीपी यहाँ पे कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, एडीपी हमारा स्ट्राइक कर रहा है, इसको मैं फिर से एक बार जूम कर देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए ये लाइन 10 की है, ये 11 की है, तो अराउंड 11 पे ये इसको स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो 11 पे इसको स्ट्राइक कर रहा है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एडीपी की जगह पे 11 रखेंगे। ठीक है, तो T4 माइनस 11 डिवाइड बाय T3 कितना है, T3 देखिए, T3 कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे भी ये नीचे स्ट्राइक करेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एट पॉइंट 3। ठीक है, तो मैं उसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको वो भी अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट 3 है, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
जितना ज़्यादा आप इसको एक्यूरेट ड्रॉ करोगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 25 है, ये 26 है, ये 27 है, ये 28 और 27 के बीच में है। ठीक है, तो हम इसको 28 मान लेते हैं क्योंकि काफ़ी 28 के पास नहीं है, तो हम इसको 28 मान लेते हैं। तो T3 हमारा 28 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो T3 हमारा कितना आ गया 28, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 11, और बाईपास सेक्टर में कितना दिया है 0.2, तो इसे सॉल्व करके आप T4 निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो तो T4 कितना आएगा, T4 आ रहा है हमारा 14.4। ठीक है, T4 कितना आ रहा है हमारा 14.4। अब आप देखो आपका T4 14.4 आ रहा है। अब आप यहाँ से चेक करो कि क्या आपका यहाँ से भी T4 14.4 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करना, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, यहाँ से इस वाले पॉइंट से। ठीक है, और देखना कि T4 आपका 14.4 या 14 पॉइंट के समथिंग आ रहा है, तो आप देखेंगे कि ये वाला पॉइंट जो है ये ऑलमोस्ट 14 के करीब है। ठीक है, तो इससे आप मतलब इसे ये कह सकते हो कि ये पॉइंट ठीक है। मान लीजिए अगर ये 14.4 के करीब ना आ रहा होता, मान लीजिए ये आ रहा होता आपका, आपने सॉल्व किया और ये आ रहा होता, मान लीजिए 17 आ रहा होता, और जब आप यहाँ से ड्रॉ करते तो ये 14 आ रहा होता, तो इसका मतलब क्या होता कि आपने जो एडीपी चुना है वो गलत चुना है। तो आपको क्या करना पड़ता, आपको एक नया एडीपी लेना पड़ता। आपको क्या करना पड़ता, आप यहाँ से आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती जो एक नए एडीपी पे स्ट्राइक, सपोज यहाँ पे स्ट्राइक करती। ठीक है, तो अब आपका एडीपी कितना होता है 10। ठीक है, तो अब आप 10 को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, और फिर 10 के करस्पॉन्डिंग T4 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से देखिए 10 के करस्पॉन्डिंग T4 की वैल्यू कितनी आ रही है 16। ठीक है, 16 आ रही है। अब आप सॉल्व करिए इसको 10 रख के और देखिए क्या वैल्यू 16 आ रही है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 28 माइनस 10 इंटू 0.2 प्लस 10। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा T4 की वैल्यू। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट वेट। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे फॉर एडीपी 10, ठीक है, तो आपको जो T4 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 13.6। ठीक है, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 13.6, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 16, यानी कि ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको इसी तरह से इसमें निकालना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू सही नहीं आ रही थी हमें तो जो हमारी वैल्यू आई तो हमारा एडीपी कितना हो जाएगा 11 और उसके करस्पॉन्डिंग T4 कितना हो जाएगा 14.4। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्रायल और एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर रहे हैं, अलग अलग ड्रॉ करके ट्रायल और एरर मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हमारा एडीपी कितना आ जाएगा, एडीपी हमारा आ जाएगा 11, यहाँ पे एडीपी कितना आ जाएगा 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन ऑफ एयर फॉर कूलिंग कॉयल, तो कूलिंग कॉयल के लिए एंट्री कंडीशन होती है 0.3 और एग्जिट कंडीशन होती है 0.4। तो 0.3 पे आप टेम्परेचर बता दीजिए, टेम्परेचर कितना है 0.3 पे 28 डिग्री सेल्सियस, और 0.4 पे टेम्परेचर कितना था 14.4। ठीक है, 14.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आप कंडीशन बता सकते हो। ठीक है, बाकी आप चाहो तो और भी चीज़ें बता सकते हो, चाहो तो आप इसकी एंथैल्पी बता सकते हो। ठीक है, तो जितनी आपको जो जो जैसे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता सकते हो। ठीक है, जैसा आपका मन हो वैसे मेन चीज़ तो हमने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ मांगा है उसने फ्रेश एयर फ्लो रेट। अब फ्रेश एयर फ्लो रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए फ्रेश एयर कितनी है, रिटर्न एयर इज मिक्सड आउटसाइड एयर, जो आउटसाइड एयर होगी वो फ्रेश एयर होगी। तो आउटसाइड एयर का रेशियो क्या है 1/5 ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर का 1/5 क्या है आउटसाइड एयर है, और 4/5 क्या है 4/5 क्या है 4/5 ऑफ द टोटल एयर का जो 4/5 पार्ट है वो क्या है हमारा रिटर्न एयर, क्योंकि तो ये 4:1 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडीपी कितना था आया था हमारा 11 और ये कितना आया था
T3 कितना आया था 28 और T4 कितना आया था 14.4। अब देखें, ठीक है, तो टोटल मास फ्लो रेट एयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इस वाले रिलेशन को। देखिए हम क्या करेंगे, जो रिलेशनशिप होता है फॉर कैलकुलेटिंग टोटल मास फ्लो रेट एम ए, वो होता है टोटल हीट गेन डिवाइड बाय H2 माइनस H4। ठीक है, फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। टोटल मास फ्लो रेट निकालने के लिए होता है टोटल हीट गेन डिवाइड बाय H2 माइनस H4। ठीक है, अब टोटल हीट गेन कितना हो जाएगा, रूम सेंसिबल हीट गेन प्लस रूम लेटेंट हीट गेन डिवाइड बाय H2 माइनस H4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 82,000 प्लस 18,000 डिवाइड बाय H2। H2 की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, कितनी आई थी 48। ठीक है, H2 48 है और H4 कितना है आप यहाँ से देख सकते हैं, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी। ठीक है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर आपको एंथैल्पी देखनी है तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इंक्लाइन, जहाँ पे भी ये इसको स्ट्राइक करेगी। ठीक है, ये आपका 30, 35, 36। ठीक है, 36 मान सकते हैं, 38 मान सकते हैं। ठीक है, 38 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, सपोज हमने 38 ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 38। ठीक है, 38। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो है ये किस में है, पर आवर में है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको 3600 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3600 से डिवाइड कर देंगे तो आपको जो मास फ्लो रेट मिलेगा वो किस में मिलेगा, केजी पर सेकेंड में। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2.77 केजी पर सेकेंड। ठीक है, तो ये टोटल मास फ्लो रेट आई। अब फ्रेश एयर फ्लो रेट कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ टोटल मास फ्लो रेट। ठीक है, ये मास फ्लो रेट ऑफ फ्रेश एयर, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 ऑफ 2.77। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 0.55 केजी पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा फ्रेश मास फ्लो रेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये केजी पर सेकेंड में है। ठीक है, अगर आपको पर आवर में चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3600 से। ठीक है, तो हमें फ्रेश एयर फ्लो रेट पता चल गया 0.55 केजी पर सेकेंड। ना उसे हमसे पूछा रेफ्रिजरेशन लोड ऑन कूलिंग कॉइल, तो कूलिंग कॉइल के ऊपर लोड जो है वो कितना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कूलिंग कॉइल का लोड हमें निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, H3 माइनस H4। जो बेसिकली कॉइल है वो कहाँ पे लगी हुई है, H3 और H4 के बीच में। तो टोटल हमारा हो जाएगा अम, जो रेफ्रिजरेशन लोड आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय H3 माइनस H4। ठीक है, मास फ्लो रेट हमारा कितना है 2.77 मल्टीप्लाइड बाय H3। H3 पे हमारी एंथैल्पी कितनी थी, हमने कैलकुलेट करी थी, जो आई थी 56.5। ठीक है, 56.5 और H4 हमारा कितना आया था 38। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल हमारा जो भी लोड है कॉइल के ऊपर। ठीक है, 56.5 माइनस 38, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 51.24। ठीक है, ये आ जाएगा 51.24 किलो वॉट। ठीक है, तो मैं सारे आंसर्स ये डिलीट करके, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं सब डिलीट करके एक बार सारे आंसर्स क्लियरली लिख देता हूँ। ठीक है, एडीपी कितना आया था हमारा 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंट्री और एग्जिट कंडीशन कितनी हो जाएगी, एंट्री कंडीशन कॉइल में T3 कितना हो जाएगा हमारा 28 डिग्री सेल्सियस और T4 कितना हो जाएगा हमारा 14.4 डिग्री सेल्सियस। फ्रेश एयर फ्लो रेट कितना हो जाएगा हमारा 0.55 केजी पर सेकेंड और रेफ्रिजरेशन लोड कितना आ जाएगा 51 किलो वॉट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉइल कॉइल का लोड कहाँ से निकालते हैं, H3 माइनस H4 से। ये कॉइल लगी हुई है हमारी H3 माइनस H4 में। ठीक है, ठीक है, तो होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ आपके 2015 के जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं मैंने आपको करवा दिए, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं सारे, जितने 2015 में पूछे गए हैं या 2016 में पूछे गए हैं, तो आप इनकी अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो होपफुली एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं 2017, 18, ठीक है, 19 और 22, ठीक है, मैंने सब सारे आपको सॉल्व करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट की फॉर्म में डाल भी दिए हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए उसका। ठीक है, ओके।
और नेक्स्ट मैं आपको 2014 का पेपर भी इसके बाद सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।